नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने वादे के अनुसार एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और रेलवे के नॉन टेक और टेक एग्जाम के लिए और जो आपके साइंस की पोर्शन है उसके साइंस सीरीज 2 लेकर हम आपके सामने हैं। आज ये समझिए दूसरा क्लास आपका है। कल हम पहला क्लास लिए थे। अब मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ रेगुलर बने रहेंगे। सिर्फ सैटरडे और संडे को आपका क्लास नहीं होगा। अतः जिन बच्चों को अभी सामने एसएससी जीडी का एग्जाम देना है या आने वाले एएलपी का एग्जाम देना है, टेक्नीशियन देना है, आगे ग्रुप डी आने वाला है, वो एग्जाम देना है, उन सारे बच्चों के लिए ये क्लास जो है, ये सेशन जो है, ये आधे घंटे का सेशन होता है। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के लिए भले ही 20 से 25 मिनट आधे घंटा का सेशन होगा, लेकिन ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए आइए, इस महासंग्राम में हम आपके साथ हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट भी किया कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम आपके दोस्तों तक हम पहुंच सकेंगे और बहुत सारे बच्चे को हम फायदा दे सकेंगे। तो चलिए आइए मेरे दोस्त, ये बेहतर सा क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे। अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में यदि खुद से आप खाना बनाते होंगे तो काफी इसका मजा लेते होंगे। कहेंगे कैसे सर मजा लेते हैं? तो देखेंगे प्रेशर कुकर में क्या करते हैं लोग, एक ही बार चावल दाल आलू सब डाल देते हैं, तो पता चलता है चावल दाल चोखा जो है एक बार में तैयार हो जाता है और काफी कम समय में तैयार हो जाता है। इसकी क्या खासियत है कि प्रेशर कुकर जो है उसमें जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी आपका प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आपका जल का क्वथनांक, यानी जल का क्वथनांक बोले तो जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है। इस बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाबू रे? तो प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अतः प्रेशर कुकर में जब जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो इस बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की वजह से खाना जल्दी पक जाती है। और कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है? तो याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में जल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा तो 120 डिग्री सेल्सियस। किसमें? प्रेशर कुकर की बात करेगा तब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपका प्रेशर कुकर जो है, इस प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल सवाल रहेगा कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो जब नॉर्मल सवाल रहे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब क्या हो गया भाई? बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल सवाल रहेगा कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रेशर कुकर की बात करेगा कि प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई? तो प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है। तो आंसर क्या होगा भाई? कि जल का क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाती है। कभी कभी इसी से रिलेटेड सवाल ये आपसे पूछा जाता है कि जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं या पठार पर चढ़ते हैं तो खाना देर से क्यों पकती है? क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट का मान घट जाता है, वहां जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए खाना देर से पकती है। यानी पर्वत और पठार की बात करेगा, यदि आपसे पर्वत की बात करेगा या पठार की बात करेगा तो वहां खाना क्या होता है? वहां पर खाना जो है वो देर से पकता है, देर से पकता है। तो आपको पर्वत और पहाड़ पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वहां पर जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, जल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दबाव का मान कम हो जाता है। तो दबाव जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो पर्वत पठार पर खाना देर से बनती है क्योंकि जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, खाना देर से पकती है। प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाती है।
प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना, तो 120 डिग्री सेल्सियस। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया। यदि मेरे दोस्त समझ में आ गया तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके दोस्तों तक पहुंच सके और आपके दोस्तों में यदि साइंस की खोज होगी और साइंस में प्रॉब्लम होगा तो वहां आकर हमारे चैनल से जुड़कर वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? देखिए स्कर्वी रोग क्या होता है कि विटामिन सी की कमी से हम लोगों के दांत में क्या होता है, बदबू आ जाता है या ब्लड आने लगता है, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग बोलते हैं। यानी वो आपके दांत से और त्वचा संबंधी बीमारी आपका क्या है, मसूड़े से संबंधी बीमारी आपका स्कर्वी रोग है। और ये किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है ये आपके विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। अतः स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी होगा? जो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होगा। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई? तो विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है आंवला। क्या मेरे दोस्त याद हो गया ना कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होगा? विटामिन सी की कमी से होगा। और विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत क्या है? आंवला है, नींबू है, नारंगी है। अतः आप यदि आंवला का उपयोग करते हैं तो स्कर्वी रोग का इलाज हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी यानी आंवला होगा। क्यों? क्योंकि आंवला में विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अतः आंवला के उपयोग करने से स्कर्वी बीमारी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पक्का ना? चलिए अगला सवाल कहता है कि विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। उससे क्या प्राप्त होता है? तो सेल से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक सेल की बात किया जाए तो सेल से जो है हम लोग विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं भाई? विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। अब कहेंगे सेल क्या है? तो सेल जो है एनोड और कैथोड का बना हुआ एक डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न किया जाता है। वैसे डिवाइस को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इस सेल को जब ग्रुप में ऐड किया जाता है, ढेर सारे सेल को जोड़ा जाता है, तो सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? जब ढेर सारे सेल को ऐड किया जाता है तो उसके समूह को बैटरी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? ये सारे एसएससी जीडी और एसएससी रेलवे के एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसको आप लोग ध्यान से कॉपी और पेन लेकर मेरे डिस्कशन में बैठिए और स्टार मार्क इन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। क्वेश्चन पूछेगा बैटरी क्या है? तो सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं। यानी बैटरी में जो है एक सारा सेल क्या होता है? ऐड होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा का प्रवाह जो है ये पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ये सारा क्वेश्चन जो है यानी हमारे एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। इसलिए हमारे ये जो आधे घंटे का सेशन आपके साथ रहता है डेली सुबह के 9 बजे या रात के 8:30 बजे ये सेशन आपके लिए रामबाण होगा। क्योंकि पर डे कम से कम 70 से 80 सवाल आप सीखते हैं। यहां से आपने सीख लिया कि सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो एम्पियर है। यदि आपको आएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बार-बार किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी 100 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक बार आप किसी चीज को सुन लें। क्लियर? तो इसलिए आप सुनेंगे तो आपका तेजी से रिवीजन हो जाएगा। और विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है? तो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव होगा। और विद्युत सेल स्रोत किसका है? तो आपको विद्युत धारा का स्रोत है। और आवेश को उत्पन्न किया जाता है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसको उत्पन्न किया जाता है। अगला सवाल क्या कहता है कि मृग मारीचिका का कारण क्या है? तो आपको तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि मृग मारीचिका होता क्या है। तो मृग मारीचिका का मतलब होता है कि रेगिस्तान के क्षेत्र में क्या होता है, हिरण के नाभि से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसके बारे में उसको पता नहीं रहता है और उसको
और रेगिस्तान में चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है तो इसलिए क्या होता है कि एयर में इस तरह से पानी के बुलबुले जो हैं वो नजर आते हैं। एयर में इस तरह से जो है अधिक गर्मी की वजह से आपके वायुमंडल में जो है इस तरह से झिलमिलाती हुई उनको पानी नजर आता है और वो क्या होता है उसी जिस तरह से हिरन जो है अपने नाभि में गंध होता है और उस गंध के लिए घूमते रहता है, उसी तरह से रेगिस्तान में पशु पक्षी क्या होता है कि उसको गर्मी के मौसम में पानी नजर आता है, उसको लगता है कि थोड़ा दूर बाद क्या है पानी है, और जब वो वहां पहुंचता है तो पानी नजर नहीं आता है, फिर लगता है थोड़ा दूर बाद उसको पानी है लेकिन नहीं जाता है। कैसे हम लोग हाईवे पर चलते हैं, आप लोग कभी हाईवे पर बाइक से गए होंगे तो आप गौर किए होंगे कि आपको प्रत्येक आधा किलोमीटर में 1 किलोमीटर में रोड पर पूरा पानी प्रतीत होता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो लगता है यार यहां तो है ही नहीं, फिर चलते हैं फिर आगे लगता है पानी प्रतीत होता है। तो चाहे मृग मार्चिका का बनना हो, चाहे आपका रोड पर पानी प्रतीत होना हो, हीरा का चमकना हो, या क्या कहते हैं कांच में आई दरार का चमकना हो, इस सब का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। किसी ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर डी में है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कितना क्वेश्चन बताए, चाहे आपसे मृग मार्चिका का बनना पूछे, रोड पर पानी प्रतीत होना पूछे, हीरा का चमकना पूछे, कांच में आई दरार का चमकना पूछे, ये सबका कारण क्या है? तो इस टोटल का कारण जो है वो आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? अगला एक में था लिखा हुआ प्रकाश का व्यतिकरण से क्या होता है? प्रकाश के व्यतिकरण से होता है क्या कि यदि आप पानी के ऊपर तेल गिरा देंगे तो देखिएगा तेल जो है कहीं पर ज्यादा चमकते नजर आएगा और कहीं पर कम, तो वो क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है। तो इस तरह से लाइट की बहुत सारी घटनाएं होगी जो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन जब देंगे तो उसमें वहां पर इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। अगला कहता फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें ज्यादा पाया जाएगा? फॉर्मिक एसिड जो है चींटी का जो डंक होता है, चींटी के डंक में जो विष पाया जाता है उसमें आपका फॉर्मिक एसिड रहता है। तो ये था आपका नींबू जाति का फल। नींबू में कौन सा अम्ल होगा? तो आपको पता है नींबू की बात करेगा, नारंगी की बात करेगा, तो नींबू और नारंगी में कौन सा एसिड होता है? तो आप इसमें आपका साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड हो जाएगा? नींबू नारंगी की बात करेगा तो इसमें आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और चींटी के डंक की बात करेगा, चींटी के विष, यहां पर विष हो जाएगा बाबू, यहां पर विष लिख दीजिएगा। चींटी के विष की बात करेगा तो आंसर यही हो जाएगा आपका बी। चींटी के विष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें आपको फॉर्मिक अम्ल, या इसको क्या कहा जाता है? मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। कभी कभी पूछा जाता है कि मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। अतः चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरका में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है? तो सिरका में पाए जाने वाले अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल कहता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें? ध्यान दीजिएगा, ध्वनि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखिएगा। जब ध्वनि की बात करेगा, ध्वनि के वेग की बात करेगा और प्रकाश के वेग की बात करेगा, ध्वनि का वेग और प्रकाश का वेग, तो देखिए दोनों में मेरे दोस्त अंतर है। अंतर किस बात का है? तो गौर कीजिएगा, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा जो है ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में होगा। जबकि इसके अपोजिट होता है प्रकाश का वेग। ये सबसे ज्यादा की बात करेगा कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। और सबसे कम की बात करेगा तो ठोस में होता है। जबकि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा की बात करेगा ठोस में, और सबसे कम की बात करेगा, सबसे कम की बात करेगा तब हो जाएगा गैस में और निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। निर्वात जो है इसमें ध्वनि गमन नहीं करती है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें? तो सबसे ज्यादा ठोस में। सबसे कम किसमें? तो गैस में। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। जबकि प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात अर्थात वैक्यूम में, और सबसे कम की बात करेगा, सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम किसमें हो जाएगा मेरे दोस्त? तो सबसे कम हो जाएगा ठोस में।
प्रकाश का वेग सबसे कम ठोस में और सबसे ज्यादा निर्वात में, जबकि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में, सबसे कम गैस में और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस में। कोई कंफ्यूजन? चलिए नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड किसमें बहुत ज्यादा पाए? सेम क्वेश्चन है बाबू, आंसर चीटी का 20 हो जाएगा। अभी जिस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा किए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट टाइपिंग मिस्टेक से ये सेम आ गया है। तो ये सबको पता है चीटी के डंक में क्या होगा? सबसे ज्यादा पाया जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय में द्वारा उत्पन्न होता है? यानी अग्नाशय बोले तो पेनक्रियाज, अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? पेनक्रियाज बोलते हैं। और पेनक्रियाज से कौन सा ये हार्मोन निकलता है? तो उससे ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है, उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और उससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। क्योंकि आपका पेनक्रियाज जो है इसमें आपको 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पेनक्रियाज में 3 सेल होता है। कौन कौन सा सेल होता है? तो इसमें एक अल्फा सेल होता है, एक आपका बीटा सेल होता है और एक आपका जो है लैम्डा सेल होता है। अब इससे क्या निकलता है? ग्लूकेगोन हार्मोन। इससे निकलता है आपको बीटा से इंसुलिन हार्मोन और लैम्डा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। क्लियर हो गया? ग्लूकेगोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन किससे निकलता है? अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे निकलता है? अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से ग्लूकेगोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो ऑप्शन में है क्या? थायरोक्सिन है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन हार्मोन होगा। और थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। किससे निकलता है ये भाई? तो ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन कहां से निकलता है? तो गैस्ट्रिन जो है ये आपके स्टोमक से अर्थात अमाशय से निकलता है। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। पेनक्रियाज से आपका अल्फा बीटा और लैम्डा सेल में ग्लूकेगोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। अगला है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसा होगा? यानी एक श्वेत के बारे में बोला और एक चिकनी सतह के बारे में बोला। तो एक श्वेत सतह की बात करेंगे तो वो ताप का खराब अवशोषक होता है। यानी सफेद सतह जो होता है वो उष्मा को या तापमान को ज्यादा अवशोषित नहीं करता है, वो ज्यादा उत्सर्जित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ताप का खराब अवशोषक हो जाएगा। और एक चिकना सतह जो होता है वे प्रकाश का या ताप का अच्छा परावर्तक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी एक श्वेत प्रकाश जो है या एक श्वेत सतह जो है तापमान का खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है। एक चिकना सतह जो है, स्मूथ सतह जो है वे अच्छा परावर्तक होता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक। इसी तरह से पर डे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सुबह के 9 बजे हर हालत में आप रूटीन बना लीजिए कि हमको लाइव देखना है। क्योंकि सोचेंगे जब आप कि बाद में वीडियो कभी देख लिया करेंगे तो उसी में क्लास आपका छूट जाता है। तो बाद में नहीं बल्कि एट ए टाइम देखना है और आपको आदत बना लेना है। जब ज्यादा इमरजेंसी है तभी आप बाद में वीडियो देखें और पूरी वीडियो देखें और पूरे क्वेश्चन को आप नोट्स करके जो नए चीज सीखते हैं अपनी कॉपी में लिखें, ताकि रिवीजन करने वक्त एग्जाम से पहले आप 10 दिन पहले भी रिवीजन लगातार करेंगे तो आपसे 100% सवाल साइंस में बनेगा। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक।